हेलो शैली। हेलो। हेलो स्वागत। अच्छा। साथियों, आज अंबेडकर कारवां के मंच पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर पूनम तुशामड़ और मैं बहुत खुश हूँ। आज अंबेडकर कारवां के मंच से अपनी कविताओं का पाठ करने जा रही हूँ। आशा है आप सभी साथी इस इस लाइव पाठ को सुन पाएंगे और सुनकर उस पर अपनी राय भी देंगे। तो क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा तकनीकी रूप से बहुत समृद्ध नहीं है और आजकल की जनरेशन बहुत फास्ट है, तो हम लोग तो छोटी छोटी कोशिशें ही कर सकते हैं एक दूसरे से जुड़कर, अपनी बातें, अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति को शेयर करने की। और इसी सिलसिले में अभी आज कुछ कविताएं मैं यहाँ पर अपनी पढ़ूंगी और अच्छा लगेगा अगर आप सब लोग मेरे साथ रहेंगे 1 घंटे के समय के दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं। आ, इस एक एक छोटी सी मुख्य बात मैं कहना चाह रही हूँ कि इस मंच से कविता पाठ करने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और बेहद शुक्रिया भी अदा करती हूँ साथी शैली का, जो कि इस पूरे उसमें बहुत अच्छे संचालक की भूमिका में है। अंबेडकर कारवां के मंच से जो पाठ आज कविता का यहाँ होने जा रहा है उसमें साथी चंद्रशेखर जी का और बाकी पूरी टीम जो अंबेडकर कारवां के इस मंच को लगातार चला रही है सिलसिलेवार तरीके से, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। चलिए समय ना गंवाते हुए हम अपनी कविताओं का पाठ शुरू करते हैं। तो मेरी पहली कविता दोस्तों मैं आपके बीच जो पढ़ने जा रही हूँ वो कविता है, हे देव मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे इस भव्य मंदिर में प्रवेश। सुनो देव, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे इस भव्य मंदिर में प्रवेश। नहीं चाहिए तुम्हारा दर्शन और प्रसाद, क्योंकि तुम पत्थरों की इस सुंदर इमारत में रखे गए गढ़े हुए पत्थर हो और पत्थरों के बीच पत्थर नहीं होने चाहिए। सुनो देव, तुम इस पत्थर की इमारत में रखे गए सुंदर गढ़े हुए पत्थर हो और मैं पत्थरों के बीच पत्थर नहीं होना चाहती। तो ये छोटी सी कविता थी, शीर्षक इसका पत्थर देवता था। और क्योंकि मैं मानती हूँ कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है और इंसान ही किसी के लिए कभी फरिश्ता हो सकता है और कभी उसका रहनुमा हो सकता है, और मैं और किसी स्पिरिचुअल पावर में मेरा कोई विश्वास किसी ईश्वरीय शक्ति में नहीं है। तो इंसानियत से बड़ा मुझे कोई धर्म नहीं नजर आता। तो इसीलिए साथियों ये एक कविता थी छोटी सी जो यहाँ पर इस तरह से रखी गई। एक अगली कविता है, रंग। मैंने देखा है बचपन को रंगों से खेलते हुए। मैंने देखा है बचपन को रंगों से खेलते हुए और रंगों का दर्द जीवन में
झेलते हुए। ये रंग सतरंगी सपनों के नहीं, ये रंग सतरंगी सपनों के नहीं, और ना ही ये इंद्रधनुषी हैं। ये रंग है दुख के, ग्लानि के, घृणा और अपमान के, जातीय तिरस्कार के। मैंने देखा है कैसे किसी सफाई कर्मचारी का बेटा स्कूल से भाग जाता है। मैंने देखा है कैसे किसी सफाई कर्मचारी का बेटा स्कूल से भाग जाता है, घर में झूठ बोलता है, सच को छिपाता है। परंतु मैंने देखा है नरक में जीते हुए कैसे कोई बच्चा पीला पड़ जाता है। मैंने देखा है नरक में जीते हुए कैसे कोई बच्चा पीला पड़ जाता है और एक दिन अचानक दम तोड़ जाता है। मैंने देखा है कैसे किसी गरीब का बेटा शराबी, जुआरी बन जाता है, क्योंकि विरासत में अपने बड़ों से वह यही पाता है। जाति का डर उसे इस कदर सताता है कि एक दिन वह बालक स्कूल के नाम से कतराता है, और इस तरह न जाने कितने बचपन नष्ट हो जाते हैं, उनके जीवन के स्वाभाविक रंग मिट जाते हैं। तो दोस्तों, ये एक दलित नजरिए से लिखी गई कविता थी, और ये कविता दरअसल अपने आसपास के परिवेश में जो बच्चे, जो लड़के, खासकर लड़कियां, बेटियां फिर भी मैं ये मानती हूँ कि महिलाएं बहुत सहनशील होती है, और वो बहुत सारी चीजों को देख कर भी घर परिवार में सब्र कर लेती हैं, और उनमें चीजों को समझने की और श्रम और मेहनत के साथ आगे बढ़ने की एक जिजीविषा होती है। लेकिन कई बार हमारे घर के जो बेटे होते हैं, वो कई बार बाहर की स्थितियों का सामना उतनी आसानी से नहीं कर पाते। तो इसमें कोई आप इस तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना देखे, ना तलाशे। ये दरअसल क्योंकि मेरी ज्यादातर कविताएं बेटियों और महिलाओं पर होती हैं, लेकिन मैं क्योंकि अपने आप को एक इंसान पहले मानती हूँ, एक मुकम्मल इंसान, और मेरे लिए स्त्री और पुरुष दोनों केवल इंसान हैं। और उसी परिभाषा के तहत जो मेरे जीवन में जो परिभाषा मैंने इंसान की गढ़ी, पता नहीं ये तकनीकी कुछ डिस्टरबेंस, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कुछ है, कुछ हो रहा है, पर शायद हम फिर से जुड़ गए हैं। और उसी तरह की मैं जो बात कह रही थी कि हम पहले एक मुकम्मल इंसान हैं, लिंग भेद में मेरा कोई विश्वास नहीं है। तो इसलिए बेटियों और बेटों दोनों के लिए ही मेरी कविताएं यहाँ पर हैं। तो एक अन्य कविता मैंने एक बच्चे को देखकर लिखी थी, लाइट उठाने वाले। अक्सर हम देखते हैं कि शादी ब्याहों में बड़े मासूम से छोटे छोटे बच्चे अपने कांधों पर, अपने कोमल कांधों पर भारी भरकम लाइट्स उठा कर रखते हैं, और वो बच्चे भी किसी और समाज से नहीं आते, इसी समाज के बच्चे हैं। तो हमारे अपने आपके आसपास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें हम देखकर कई बार नजरअंदाज कर देते हैं, कई बार उनके बारे में सोचना ही नहीं चाहते। उसी को लेकर एक कविता है, लाइट उठाने वाले। कड़कती सर्दी में शादी के जश्न में डूबे, बैंड बाजे और ढोल ताशों के बीच नाचते गाते खुशी मनाते, इस कदर मस्त कि वे नहीं देख पाते किसी का दुख। हर्षाति रेक में डूबे धीरे बढ़ते हैं आगे, किंतु कोई है जो इस बारात की शान बढ़ाने की कवायद में, किंतु कोई है जो इस बारात की शान बढ़ाने की कवायद में मीलों पैदल चलता है। कांधे पर उसके रखी है चमकती, चौंधियाती, भारी भरकम लाइट। यह बालक सजा धजा नहीं है, यह बालक सजा धजा नहीं है,
न ही बाराती है, वह फटे हाल थका हुआ, ठंड और गरीबी का सताया श्रम ही उसकी थाती है। वह बारात का हिस्सा नहीं बनना चाहता, आगे बढ़ना चाहता है। इस कोशिश में कितनी ही बार खाता है झिड़कियां, पिटने से बचता है। वह हाँफता है, कांपता है, उस भारी भरकम लाइट को कई बार कांधे से उतारता है, फिर उठाकर कांधे पर टिकाता है। इस तरह वह अपनी थकान मिटाता है। पर उसकी हाँफती छाती, कांपती टांगों के बीच महसूस किया मैंने उसकी पीड़ा को। उसके लिए इस कड़कती ठंड में भारी भरकम बोझ उठाना जरूरी है, मानो जीवन उसके लिए एक मजबूरी है। उसकी कांपती टांगों देखकर महसूस किया मैंने उसकी कांपती टांगों को देखकर महसूस किया मैंने उसकी पीड़ा को। उसके लिए इस कड़कती ठंड में भारी भरकम बोझ उठाना जरूरी है, मानो जीवन उसके लिए एक मजबूरी है। शुक्रिया दोस्तों, ये एक कविता थी। जिस तरह से बाल योजनाएं तो इतनी सारी आती हैं हमारे समाज, हमारी सत्ता जो है तमाम तरह की योजनाएं बच्चों के लिए लेके आती हैं, बाल श्रमिकों के लिए, लेकिन प्रैक्टिस में, व्यवहार में वो चीजें नहीं आ पाती हैं। और इसके बहुत सारे उदाहरण आप रोज बरोज अपने आसपास की जिंदगी में, अपने जीवन में देखते हैं। एक अन्य कविता जिसका पाठ मैं यहाँ करना चाहूंगी, एक मृतक का बयान। मैं तुम्हारे शहर का एक सफाई कर्मचारी, तुम्हारे शहर की गंदगी साफ करते बीती है उम्र सारी। महज 35 वर्ष की आयु में ही हो गया मेरे जीवन का अंत। मैंने नहीं देखा अपने जीवन में कोई वसंत। मैं जानता हूं मेरी मौत पर नहीं रखी जाएगी कोई शोक सभा, नहीं धारण किया जाएगा मौन, क्योंकि आखिर मरा है कौन, एक अदना सफाई कर्मचारी। मेरी याद में नहीं बनेगा कोई स्मारक, मेरी याद में नहीं बनेगा कोई स्मारक, नहीं मिलेगा कोई पेट्रोल पंप मेरी विधवा को, नहीं झुकेगा कहीं राष्ट्रीय ध्वज, क्योंकि मेरी मौत से तुम्हारे राष्ट्र ने ना कुछ अर्जित किया है ना कुछ गंवाया है। क्योंकि मेरी मौत से तुम्हारे राष्ट्र ने ना कुछ अर्जित किया है ना कुछ गंवाया है। गंवाया है बहन ने, गंवाया है बच्चों ने पिता, पत्नी ने पति, माँ ने बेटा और बहन ने भाई, जिनके लिए करते नरक सफाई मैंने अपनी जिंदगी गंवाई। जानता हूं मेरे मरने के बाद पत्नी ने संभाली है जिम्मेदारी, जानता हूं मेरे मरने के बाद पत्नी ने संभाली है जिम्मेदारी। दरोगा को जैसे तैसे खिलाए हैं पैसे, अब वह भी बन गई है एक सफाई कर्मचारी। मैं पूछता हूं क्या यही है मेरे हिस्से का भारत, मैं पूछता हूं क्या यही है मेरे हिस्से का भारत, जो है निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर। तो ये एक सफाई कर्मचारी के नजरिए से कविता यहाँ रखी गई। उसकी पीड़ा, उसके दुख को उस समाज से आने वाला हर व्यक्ति और हर संवेदनशील व्यक्ति, चाहे वो उस समाज से आए चाहे ना आए, लेकिन संवेदनाएं जहां भी होती हैं, जिसके भी दिल को छूती हैं, वो जरूर प्रभावित करती हैं अपने आसपास की पीड़ा से। तो एक कविता मैं यहाँ महिलाओं के नजरिए से रख रही हूँ, बेदखल। इसका शीर्षक है बेदखल। माँ सिखाती थी अक्सर एक ही बात, माँ सिखाती थी अक्सर एक ही बात, लड़कियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं जब भी हंसती उन्मुख वे आंखें दिखाती, खेलना मैं जब भी चाहती खेलना पड़ोस में,
वे सहम जाती। मैं जब भी हंसती उन्मुख, वे आंखें दिखाती। मैं जब भी खेलना चाहती पड़ोस में, वे आंखें दिखाती, सहम जाती। धीरे से डांट कर मुझे अंदर ले जाती। वे अनपढ़ थी, पर मुझे अक्सर पढ़ने को कहती। वे अनपढ़ थी, पर मुझे अक्सर पढ़ने को कहती। जब भी मैं कहना चाहती कुछ खुलकर, वे मुझे खामोश कर देती। जब मेरी शादी की बात आती, मैं यकायक पराया धन हो जाती। जब मेरी शादी की बात आती, मैं यकायक पराया धन हो जाती। भाई क्यों नहीं है पराया, भाई क्यों नहीं है पराया, वे कहीं खो जाती। आह भरते हुए सिर्फ इतना कहती, वही तो है हमारे बुढ़ापे की लाठी। उनकी बातें मुझे अंदर तक लील जाती। इस तरह मेरी माँ न रहकर संस्कृति और परंपरा की पोषक बन जाती और मुझे मेरे ही सभी अधिकारों से बेदखल कर जाती। तो ये कविता थी दोस्तों, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जिस तरह से परंपरागत तरीके से चीजें चलती हैं, और आज भी माएँ नसीहत करने की जब बात आती है तो बेटियों को नसीहत करती हैं, लेकिन इस मंच से, कारवां के इस मंच से, अम्बेडकर कारवां के इस मंच से इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए हमें कि आज की जो माएँ हैं, जो आज की पीढ़ी की माएँ हैं, वो केवल अपनी बेटियों को ही नहीं बल्कि अपने बेटों को भी लगातार हर चीज के लिए सतर्क करेंगी और सही गलत का फर्क उन्हें बताएंगी और बता रही हैं। हमारे आसपास के बदलाव को हम सकारात्मक रूप में लें और समझें इस चीज को कि ये बेहद जरूरी है एक अच्छे समाज के लिए, सुशिक्षित और समृद्ध समाज के लिए। ये बेहद जरूरी है एक समतामूलक समाज के लिए कि हम केवल अपनी बेटियों को ही नहीं, अपने बेटों को भी नसीहत करें और अपने बेटों को भी समझाएं कि समाज में जो स्त्री पुरुष जो समानता की बात हम करते हैं, वो नजरिया बदलने की जरूरत है और हम सबको एक दूसरे को समान मानने की जरूरत है। खैर, ये कुछ इस तरह की कविता, ये मेरा पहला संग्रह था, हिंदी एकेडमी से आया था, माँ मुझे मत दो। और बिल्कुल इस ये डिस्कनेक्ट बार बार क्यों हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ये मेरे यहाँ से आ रहा है कि आप लोगों के पास सही जा रहा है? जी, चलिए, खैर साथियों, आप लोग सुन पा रहे हैं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि मुझे कई बार, मुझे क्या मतलब, मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो जुड़ते हैं तो कई बार वो इतना तकनीकी रूप से साउंड नहीं होते हैं और लगातार ये लगता है, या आभास होता रहता है कि शायद हमारी बात पहुंच नहीं रही है। लेकिन आप लोगों के रिस्पॉन्स से मुझे ये पता चल रहा है कि कम से कम मेरी बात आप तक पहुंच रही है। ये अभी 2019 में मेरा कविता संग्रह आया था मदारी, पुस्तक मेले में इसका उद्घाटन हुआ था, तो सम्यक प्रकाशन के मंच से। तो इस संग्रह से भी मैं कुछ कविताओं का पाठ यहाँ पर करना चाहती हूँ। और एक कविता है स्त्री उन्मुख की कविता। तो इस कविता का पाठ मैं यहाँ करने जा रही हूँ। उमंग है इस कविता का शीर्षक, उमंग। मैं पर्वतों के पार जाना चाहती हूँ, मैं पर्वतों के पार जाना चाहती हूँ, मैं जिंदगी के गीत गाना चाहती हूँ। अगर मुश्किल है राहें इश्क की तो हो भला, मैं फिर भी आजमाना चाहती हूँ। ये धरती प्यार सबको बांटती है, ये धरती प्यार सबको बांटती है, मैं इसका रूप पाना चाहती हूँ। ये आसमां जाने क्यों इतना दूर तक है, ये आसमां जाने क्यों इतना दूर तक है, मैं इसको ना पाना चाहती हूँ। शायद कोई दरिया छुपा बैठा है मेरी खुशियों के मोती तलहटी में, शायद कोई दरिया छुपा बैठा है
मेरी खुशियों के मोती तलहटी में उतरकर तलहटी में खोज लाना चाहती हूँ। न मुझको खौफ है आदम का ना ही इश्क का, न मुझको खौफ है आदम का ना ही इश्क का। मैं केवल हवा रहकर मुस्कुराना चाहती हूँ। दोपहरी दोस्त है मेरी तो शामें साथ हैं, दोपहरी दोस्त है मेरी तो शामें साथ हैं। जो पहरी रात है मेरी अजब क्या बात है, मैं इसके साथ अल्लड़ सुबह लाना चाहती हूँ। जिन्होंने छीना है हमसे हमारा चैन सुकून, जिन्होंने छीना है हमसे हमारा चैन सुकून, मैं उनको खींच कर जनता में लाना चाहती हूँ। ये जनता गूंगी बहरी और अंधी भी नहीं है, ये जनता गूंगी बहरी और अंधी भी नहीं है। मैं उन सबक उन जालिमों को ये सिखाना चाहती हूँ, वो जो मायूस हैं हारे हैं या फिर थक चुके लड़कर, वो जो मायूस हैं हारे हैं या फिर थक चुके लड़कर, मैं उनके साथ विजय उत्सव मनाना चाहती हूँ, मैं उनके साथ विजय उत्सव मनाना चाहती हूँ। तो दोस्तों ये कविता थी एक स्त्री के नजरिए से विचार, जो आज जो हम हमारे अगर आप शाहीन बाग का उदाहरण लें, या स्त्रियां किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, स्त्रियां किस तरह से अपने भावों को प्रदर्शित करती हैं, चाहे वो कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, या गीतों के माध्यम से। और आज ये अभिव्यक्ति आपको पुरजोर तरीके से नजर आएगी, न केवल कविताओं में, बल्कि आप शाहीन बाग में देखिए तमाम तरह की जो आंदोलन है, आजकल स्त्रियां उसमें बहुत अच्छे से कमान संभाल रही हैं। और ये बहुत जरूरी है, इसी को हम बदलाव कहते हैं। और ये बदलाव आज बहुत कम स्तर पे है, लेकिन हम मेरे जैसे लोगों को तो पूरा विश्वास है कि हमारी स्त्रियां हर वर्ग से, किसी एक वर्ग से नहीं बल्कि हर वर्ग से स्त्रियां उठेंगी और गलत के खिलाफ पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठाएंगी। समाज में जो भी गलत है, जो भी अत्याचार है, अन्याय है, पीड़ा है, दुख दर्द है, जाति है, जाति को लेकर जिस तरह का भी भेदभाव है, जाति को लेकर, धर्म को लेकर जिस तरह के भी भेदभाव हम समाज में देख रहे हैं, या लिंग भेद को भी लेकर, तो वैश्विक स्तर पर हम लोगों को इसके लिए एकजुट होने की जरूरत है, एकजुटता के साथ लड़ने की जरूरत है। और अगर स्त्रियां इसके लिए मोर्चा संभाल सकती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि समाज का कोई भी जो व्यक्ति है वो इसके लिए खड़ा नहीं हो सकता। तो हम सबको, जितने भी प्रगतिशील, जितने भी जागरूक लोग अपने आप को कहते हैं या समझते हैं, उन सभी साथियों को साथ आकर हर तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। और अंबेडकर कारवां के इस मंच से मैं आज आप सब लोगों से ये बात कह पा रही हूँ। तो चलिए, अच्छी बात है कि मैं अपने अपने विचार यहाँ रख रही हूँ, और मेरे विचारों से हो सकता है बहुत सारे लोग सहमत भी हों, साथी लोग जो देख रहे हैं। एक कविता है ज्ञान का परचम। तुम अपनी आंख के आंसू को अंगारे बना लो, तुम हाँ, स्त्रियां बेहतर लड़ाका है। शैली शुक्रिया जी हाँ, आप बेहतर समझ सकती हैं इस चीज को, और ये बहुत अच्छी बात है। केवल शैली नहीं, शैली जैसी बहुत सारी महिलाएं लगातार जागरूक तरीके से अपनी बात को दर्ज करा रही हैं, और इतिहास इस बात को याद रखेगा कि लगातार महिलाओं ने मोर्चा संभाला जब जब जरूरत थी। तो तुम अपनी आंख के आंसू को अंगारे बना लो, तुम अपने बाजुओं को सख्त फौलादी बना लो। लड़ाई ये नहीं आसान समझ लो चाल दुश्मन की, बड़ा ही धूर्त है चालाक है खुद को संभालो। जितेंद्र जी शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया, आपको कविताएं पसंद आई। वो मौका देख कर चलता है अपने दाव सारे, वो मौका देख कर चलता है अपने दाव सारे। तुम उसकी चाल को समझो, उसे झांसे में डालो। जहां उम्मीद होती है, जहां उम्मीद होती है वहीं पर जीत होती है। तुम अपनी आंख में आशाओं के दीपक जला लो। उजाले कब अंधेरी रात के रोके रुके हैं, उजाले कब अंधेरी रात के रोके रुके हैं। सवेरा तय है चाहे आजमा लो। वो नीला कोट पहने युग पुरुष लड़ता रहा जो, वो नीला कोट पहने युग पुरुष लड़ता रहा जो। विचारों को उसी के ज्ञान का परचम बना लो, विचारों को उसी के ज्ञान का परचम बना लो।
तो ये साथियों कुछ इस तरह की कविताएं जो मेरी वैचारिकी से जुड़ी है और जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं। एक कविता मैं यहाँ और पढ़ना चाह रही हूँ। मौजूदा सत्ता पर तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और इस कविता का जो शीर्षक है मदारी, इस पर एक छोटी सी कविता इसमें है। मैं उस कविता को पढ़ना चाह रही हूँ। उस शीर्षक में आप पहचान सकते हैं कि मदारी कौन है। चलिए इस कविता का पाठ मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मदारी। चलो कि हम भी कुछ रच डालें, चलो कि हम भी कुछ रच डालें, सच को ही फिर सच कर डालें। थमा झुंझुना खुश फहमी का जनता को, हम डमरू लेकर बने मदारी, आका की गाथा कह डालें। बनता फिरता है जो जनता का शुभ चिंतक, बनता फिरता है जो जनता का शुभ चिंतक, चलकर उसकी जेब टटोले, करे तमाशा गठरी खोले, उसके कानों पर न जू रहेंगे तब तक, हम उसके जैसा कोट पहनकर, सूट पहनकर, बूट पहनकर, गले में ताजा नोट पहनकर, नाच नाच कर ढोल पीट कर, भूखों की गाथा कह डालें, मर्तों पर कविता रच डालें। चलो कि हम भी कुछ रच डालें। तो दोस्तों ये मदारी शीर्षक से जो कविता थी वो मैंने अभी आपके सामने पाठ किया। शुक्रिया सीमा सिंह जी, शुक्रिया। एक कविता मैं स्त्री के नजरिए से प्रेम को लेकर यहाँ पे पढ़ना चाहती थी। इस कविता का ये कविता, एक मिनट बस मैं देखूं इसको। इश्क। दोस्तों इस कविता का शीर्षक है इश्क। मैं तुमसे जरूर करूंगी इश्क, अगर तुम करोगे इश्क अपने स्वाभिमान से। मैं तुमसे जरूर करूंगी इश्क, अगर तुम इश्क करोगे अपने स्वाभिमान से। अगर तुम्हें बर्दाश्त नहीं अन्याय, हाँ मैं जरूर करूंगी इश्क तुमसे। इश्क का स्वागत, लेकिन ये पता नहीं ऑफ स्क्रीन कैसे हो जाता है, मुझे समझ नहीं आती ये बात। खैर चलिए। सचमुच तुमसे मैं इश्क करूंगी पूरी शिद्दत से, अगर तुम हो निडर। नहीं है खौफ मर मिटने का सत्य की डगर पर। तुम्हारे साथ आंखें मूंद कर मैं चल पड़ूंगी हर एक संघर्ष में, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ूंगी। मैं अपनी कौम को मैं अपनी कौम के बेहतर की खातिर अपने रक्त की आखिरी बूंद तक दूंगी। सचमुच तुमसे मैं इश्क करूंगी पूरी शिद्दत से, अगर तुम हो निडर। नहीं है खौफ मर मिटने का सत्य की डगर पर। तुम्हारे साथ आंखें मूंद कर मैं चल पड़ूंगी हर संघर्ष में, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ूंगी। मैं अपनी कौम को उसकी बेहतरी के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक दूंगी। तो दोस्तों ये कविता थी इश्क। एक अगली कविता भेड़िया। इस कविता का शीर्षक है भेड़िया। भेड़िया आता है दबे पांव, घात लगाकर करता है वार हर बार। भेड़िया आता है दबे पांव, घात लगाकर करता है वार हर बार। भेड़िया बहरूपिया है जो बदलता है रोज नया भेष। भेड़िया सभ्य हो गया है, नहीं करता आक्रमण खुलेआम। भेड़िया समझ चुका है, भेड़े अब सतर्क हो गई हैं। भेड़िया समझ चुका है कि भेड़े अब सतर्क हो गई हैं, अब वे रहती हैं झुंड में। भेड़िया अब नई जुगत लगाता है, भेड़ों के झुंड में भेड़ बनकर घुस जाता है।
भेड़िया अपनी धूर्तता पर मुस्कुराता है और लोकतंत्र की खिल्ली उड़ाता है। भेड़िया अब अपनी धूर्तता पर मुस्कुराता है और लोकतंत्र की खिल्ली उड़ाता है। जी जी शुक्रिया परितोष जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। एक अन्य कविता है, हंसना जरूरी है। मेरी कविता का शीर्षक है दोस्तों, हंसना जरूरी है। हंसना जरूरी है इस खौफनाक समय में, केवल मुस्कुराने भर से नहीं बनेगी बात। हंसो, खुलकर हंसो, मोनालिसा की फेमस कृति की तरह मत करो मुस्कुराकर बेदम। हंसो, खुलकर हंसो, करो अट्टहास और कहो कि हम आजाद हैं, मुल्क की आजाद आवाम हैं, हमारी हंसी तुम्हारी बांदी नहीं है। जिसे कर सको तुम कैद, बिठा सको पहरा, या फिर लगा सको कोई झूठी धारा। हमारी हंसी तुम्हारी बांधी नहीं है, जिसे कर सको तुम कैद, लगा सको कोई झूठी धारा। हम हंसेंगे खुलकर ताकि फैल जाए ये हंसी इस मुल्क की हवाओं में, फिजाओं में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। हर गांव, हर शहर, कस्बे के जर्रे जर्रे तक हम हंसेंगे खुलकर ताकि ये हंसी खिल जाए हर आमो खास के मायूस चेहरों पर। मजलूम स्त्रियां, मजबूर माओ, मासूम बच्चों और बेबस बुजुर्गों के झुर्री तने उदास चेहरों पर हम हंसेंगे जोर से ताकि हमारी हंसी जोर से ताकि हमारी हंसी खेत खलिहानों, मजदूर किसानों से होती हुई पहुंचे इस मुल्क की सरहद तक, मायूस जवानों तक। हम हंसेंगे क्योंकि हंसना भी एक कला है। हम हंसेंगे क्योंकि हंसना भी एक कला है और किसी के होंठों पर हंसी लाना एक हुनर। हम हंसेंगे क्योंकि हंसना भी एक कला है और किसी के होंठों पर हंसी लाना भी एक हुनर। हम हंसेंगे खुलकर हर गली हर कूचे में ताकि गूंज उठे हमारी हंसी संसद से सड़क तक। ये देश हमारा है, हम इसकी हवाओं में जहर नहीं घुलने देंगे। ये देश हमारा है, हम इसकी हवाओं में जहर नहीं घुलने देंगे। इसलिए हम हंसेंगे जोर से और इसकी फिजा को खुशगवार रखेंगे। हम हंसेंगे जोर से और इसकी फिजा को खुशगवार रखेंगे। शुक्रिया साथियों, आप सबको ये कविता आशा है पसंद आई होगी। तो इसलिए क्योंकि ये पूरा मुल्क, ये पूरी धरती हमारी है और हम पूरी धरती के हैं। हम किसी सीमा या किसी सरहद के मोहताज नहीं है। अगर इंसान के इरादे मजबूत हैं, अगर इंसान सारी दुनिया से प्रेम करना, अगर उसमें प्रेम की अनुभूति है तो वो सारी दुनिया से प्यार करता है और ये बहुत सकारात्मक है। तो ये पूरी दुनिया हमारी है दोस्तों। कम से कम मेरा मानना यही है कि पूरी दुनिया हमारी है और हम किसी सरहद के मोहताज नहीं है। एक कविता और मैं इस संग्रह से पढ़ूंगी, संघर्ष। इस कविता का शीर्षक है दोस्तों संघर्ष। जी बहुत बढ़िया पारितोष जी, आंखों में आंखें डालकर खुलकर हंसेंगे। जी शुक्रिया बहुत बहुत। ये मेरी कविता का यही मर्म है और मुझे बहुत अच्छा लगा अगर आप लोग उस मर्म से जुड़ रहे हैं। एक कविता का शीर्षक है संघर्ष। एक ने कहा चिड़िया भूख से पीड़ित थी इसलिए मारी गई। एक ने कहा चिड़िया भूख से पीड़ित थी इसलिए मारी गई। दूसरे ने कहा चिड़िया चिड़िया होने से पीड़ित थी इसलिए मारी गई। मैंने कहा चिड़िया न भूख से पीड़ित थी न चिड़िया होने से, चिड़िया अपने चिड़िया होने के अधिकारों से महरूम थी। चिड़िया अपने
चिड़िया होने से के अधिकारों से महरूम थी। यही उसकी पीड़ा थी। जब चिड़िया अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़ी तो मारी गई। तो दोस्तों ये कविता थी, एक प्रतीकात्मक कविता। एक कविता है बुरी स्त्री। क्योंकि हमारा समाज स्त्रियों के प्रति जिस तरह की पितृसत्तात्मक समाज की हम बात करते हैं, हालांकि चीजें बहुत हद तक टूटी है और हमें आशा है, विश्वास है कि टूटेंगी आगे भी। और इसलिए एक कविता, क्योंकि फिर भी कहीं दूर दराज में आज भी इस तरह की परंपराएं, इस तरह की रूढ़ियां बरकरार हैं, और अगर हम लगातार प्रयास करेंगे तो वहां भी वो चीजें टूटेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। ये कविता है बुरी स्त्री। वह घूंघट नहीं करती, वह घूंघट नहीं करती, पुरुषों से करती है बातें सरेआम। आगे बढ़कर हाथ मिलाती है, नहीं शर्माती, नहीं सकुचाती, खुलकर हंसती है, तर्क करती है, हर बड़े छोटे की आंखों में आंखें डाल। वह पुरुषों के साथ करती है काम, करती है बहस खुलेआम। स्त्री पुरुष संबंधों पर, एड्स की समस्याओं पर, गर्भावस्था की बारीकियों पर, सड़कों, बसों, ट्रेनों में हर रोज घूरती, लपलपाई, कुंठित आंखों को सबक सिखाने को रहती है तत्पर। मेरे घर वालों और पड़ोसियों की नजर में वह स्त्री बुरी है। हर रोज घूरती, लपलपाई, कुंठित आंखों को सबक सिखाने को रहती है तत्पर। मेरे पड़ोसियों और घर वालों की नजर में वह स्त्री बुरी है। क्योंकि आज भी हमारे आसपास, हमारे समाज में न केवल पुरुष बल्कि स्त्रियां भी, स्त्रियों पर भी वही पितृसत्ता का जो एक आवरण है वो अभी तक डला हुआ है। और घर में भी या परिवार में या अपने आसपास के परिवेश में आप देखेंगे तो सास बहू को, और जैसे कि मैंने अभी कविता पढ़ी, माँ बेटी के लिए किस तरह से परंपरा और संस्कृति के नाम पर उन रूढ़ियों को परोसती है, या पीढ़ी दर पीढ़ी उनका अनुपालन करती रहती है। तो ये इस तरह की परंपरा टूटी है, बहुत हद तक टूटी है। शहरों में तो हम ये बात कह ये बार बार मेरे यहाँ से हो रहा है क्या ऑफ स्क्रीन? चलिए खैर, एक और कविता हम पढ़ते हैं, जश्न आजादी। देखिए इस परंपरा को, ये कविता एक प्रतीकात्मक रूप में कैसे आप लोगों के सामने में रख रही हूँ। जश्न आजादी, आजादी का जश्न हम हर साल मनाते हैं। और एक एक स्त्री के नजरिए से आजादी का जश्न कैसे मनाया जाता है, एक आम स्त्री के नजरिए से, उसका जिक्र मैंने यहाँ किया। जो हम अभी रूढ़ियों की बात कर रहे थे उसी को लेकर ये कविता है। आकाश में उड़ती चिड़ियों ने चहचहा कर कहा, आज आजादी का दिन है, चलो जश्न मनाएं। इस आजाद फिजा को महसूस करें, खुले आकाश में पंख फैलाकर कहीं दूर निकल जाए। अगले ही पल भ्रम टूटा, अगले ही पल भ्रम टूटा, एक प्रौढ़ चिड़िया ने सतर्क किया, होकर कहा, सतर्क होकर कहा, खबरदार, जरा ज्यादा दूर मत निकल जाना, अंधेरे से पहले घर लौट आना, गिद्धों और चीलों से खुद को बचाना, सतर्क होकर उड़ना और आजादी का जश्न मनाना। तो दोस्तों, ये जो मैंने अभी बात कही, किस तरह से हम अपने आसपास सास बहू या माओ को परंपरा और रूढ़ियों की पोषक बनते देखते हैं, तो वो आजादी का जश्न की जब बात आती है तो तब भी वो माए या वो सास या घर की कोई भी बड़ी महिला किस तरह से उसी संस्कृति को परोसती है अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, और उसकी पोषक बन जाती है। संदीप जी शुक्रिया। आप लाइव सुन पा रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अगर मेरे साथी लोग इस कविता पाठ से जुड़ रहे हैं।
तो ये कविता मैंने अभी आपके सामने रखी, और मैं ही नहीं, मेरे जैसी बहुत सारी महिलाएं आज लिख रही हैं उसके खिलाफ, उन परंपरा, उन रूढ़ियों के खिलाफ, और लगातार उन पर कुठाराघात भी किया जा रहा है, उनको तोड़ने की कोशिश है, जो कि बहुत जरूरी है। और जब हम समाज में बदलाव की बात करते हैं तो न केवल स्त्रियां बल्कि बहुत सारे हमारे पुरुष साथी जो आज के समय की जरूरतों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परिवर्तन को समझ रहे हैं आज के समय में, और वो भी बिल्कुल जुड़ते हैं उन सब चीजों से, और संवेदना के स्तर पर भी जुड़ते हैं, और प्रतिबद्धता के स्तर पर भी जुड़ते हैं, विचारों के स्तर पर भी जुड़ते हैं। और जब इस तरह का कोई मूवमेंट किसी अन्याय के, किसी शोषण के, किसी अत्याचार के खिलाफ समाज में होता है, तो वो लोग भी उतने ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और ये बहुत जरूरी भी है कि हम सब मिलकर इस तरह की समस्याओं के खिलाफ आवाज बुलंद करें। मौजूदा व्यवस्था में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी खामियां हैं, और उन सब खामियों के खिलाफ एक जागरूक इंसान को हमेशा तत्पर होकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, लड़ना चाहिए। तो इसी तरह की कोशिश कई बार जो रचनाकार होते हैं वो अपनी कविताओं के माध्यम से करते हैं। तो ये भी यहाँ जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। एक कविता दोस्तों, मैं आज से कुछ सालों पहले मैं नेपाल गई थी, और वहां मैंने प्रोस्टिट्यूट के इलाके में जाकर वहां छोटी छोटी बच्चियों के साथ इंटरेक्ट किया, और हमारे समाज का एक बहुत बदनुमा, मैं कहूंगी, जिसको जिसके साथ शायद ही कभी, आज तो कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग उससे जुड़कर उस संवेदना के स्तर पर और उस पर काम कर रहे हैं लगातार। कुछ जागरूक संगठन, कुछ एनजीओ उन एरियाज में जाते हैं और महिलाओं की, बच्चियों की पीड़ा को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने भी जाके एक ऐसे मोहल्ले में जहाँ हमारी बच्चियों को जबरन कई बार खरीद फरोख्त के द्वारा या किस किस तरह से उनको इस तरह की गर्त में धकेल दिया जाता है, ऐसे घृणित पेशों से जोड़ दिया जाता है। तो मैंने भी वहां पे देखा था और मैं उससे बहुत आहत हुई थी। तो उसी को लेकर मैंने एक कविता यहाँ लिखी है, बंद गली। किसी बंद अंधियारी गली से अचानक सुनाई दी होंगी कुछ आवाजें, दबी दबी सी, कोई बुदबुदाहट, बड़बड़ाहट, या रुदन, सिसकियां और आहें। रुदन, सिसकियां और आहें, पर सभी की तरह तुमने भी किया होगा उन्हें अनसुना, अनदेखा। नहीं जानना चाहा होगा उनका सच। आखिर क्यों नहीं खुलती कोई खिड़की या दरवाजा उस बंद गलियारी अंधेरी गली में, उस बंद गलियारे या अंधेरी गली में। दिन के चारों पहर कहाँ उगता है उनके नाम का सूरज, कहाँ मुंह छुपा लेता है चांद। आखिर कौन आता है मुंह अंधेरे और छीन ले जाता है उनसे उनका सर्वस्व। चंद रुपयों के बदले जो बैठी सिसकती हैं इस अंधेरी बंद गलियों की खिड़कियों के पीछे, जहां हर रोज एक स्त्री मात्र देह हो जाती। कतरा कतरा रोशनी को तरसती आंखें जीवन के सभी रंगों को भूल जाती हैं। ये आंखें अब शायद चेहरे नहीं पहचानती, ये आंखें अब शायद चेहरे नहीं पहचानती, पहचानती हैं केवल एक आकार। तो ये एक कविता थी जो हमारी समाज की ऐसी बेटियों ऐसी स्त्रियों, महिलाओं जो इस पीड़न का शिकार हैं, जिन्हें जबरन इस तरह के पेशों में धकेल दिया जाता है, तो उनके प्रति जो मेरी संवेदनाएं थी उसी को आधार बनाकर ये कविता मैंने लिखी। एक छोटी सी कविता है दोस्तों, छिनाल। इसका शीर्षक है छिनाल। मैंने कहा औरत, मैंने कहा औरत, उसने घृणा से कहा छिनाल। मैंने फिर कहा औरत, उसने फिर कहा उल्टा। मैंने फिर कहा औरत, और वो अपना आपा खो बैठा। बदचलन, कुलच्छनी, पापिन, डायन। मैंने कहा माँ,
बहन, बेटी, पत्नी। उसने बेटी का हाथ जोर से थामा और देवी के मंदिर में जा घुसा। उसने बेटी का हाथ जोर से थामा और देवी के मंदिर में जा घुसा। तो दोस्तों, ये एक कविता थी, इसका शीर्षक मैंने अभी बताया आपको, छिनाल। एक एक अन्य कविता, इश्क के मायने। इश्क के मायने। जब तुम करोगे इश्क तो जानोगे, कुछ भी पराया नहीं होता। जब तुम करोगे इश्क तो जानोगे, कुछ भी पराया नहीं होता। सब कुछ हो जाता है अपना। उसका दुख, दर्द, उसकी खुशी, उसके लोग, उसका समाज और उसका देश। एकाएक लगने लगती है प्यारी तुम्हें उसकी हर बात, आदतें, व्यवहार और विचार। जब तुम सचमुच करोगे इश्क तो जानोगे कि तुम्हारी आंखें मात्र उसकी देह पर नहीं। जब तुम सचमुच करोगे इश्क तो जानोगे कि तुम्हारी आंखें मात्र उसकी देह पर टिक कर नहीं लौटेंगी वापस, बल्कि उतर जाएंगी कहीं उसके भीतर, छू लेंगी उसकी रूह। और जब लौटेंगी तुम पर, तुम तक नहीं रहोगे तुम, नहीं रह जाओगे तुम जैसे, बल्कि हो जाओगे उसी में एकाकार। जब तुम इश्क करोगे किसी से तो जानोगे कि कोई भी संबंध नहीं होता रक्त का मोहताज। जब तुम करोगे इश्क तो जानोगे कि कोई भी संबंध नहीं होता रक्त का मोहताज, बल्कि यह मासूम सा अपनत्व होता है उस नन्हे बच्चे सा जो केवल प्यार पाने को मचल जाता है। जी शैली जी। जब तुम सचमुच करोगे इश्क तो समझ जाओगे, इश्क की राह नहीं होती आसान। जब तुम सचमुच करोगे इश्क तो समझ जाओगे, इश्क की राह नहीं होती आसान। पर जब चढ़ता है इश्क परवान तो मिट जाती हैं सरहदें। मिट जाती हैं सरहदें, टूट जाती हैं बेड़ियां, धर्म और मजहब। टूट जाती हैं बेड़ियां धर्म और मजहब की, जाति और समाज की। ए दोस्त, जब तुम सचमुच करोगे इश्क किसी से तो जानोगे इश्क के मायने, कि इश्क केवल किसी की चाहत में आह भरना नहीं होता। ए दोस्त, जब तुम सचमुच करोगे इश्क किसी से तो जानोगे इश्क के मायने, कि इश्क केवल किसी की चाहत में आह भरना नहीं होता। इश्क किसी की याद में केवल गीत, गजल या शायरी, कविता करना भी नहीं होता, बल्कि इश्क जब होता है पूरे सबाब पर तो ढह जाते हैं झूठी मर्यादाओं के किले, पलट जाते हैं तख्तो ताज। इश्क जब बनता है इंकलाब तो बदल जाती हैं सभ्यताएं, संस्कृतियां और इतिहास। दोस्तों, ये कविता थी, इश्क के मायने। इश्क जब बनता है इंकलाब तो बदल जाती हैं सभ्यताएं, संस्कृतियां और इतिहास। हम्म एक कविता, मेरे समय की कविता। मैंने एक कविता लिखी और इसका शीर्षक है मेरे समय की कविता। मैं आज हूं तो लिख रही हूं अपने समय की कविता। मैं आज हूं तो लिख रही हूं अपने समय की कविता, जो हो सकती है बेहद खतरनाक दौर की कविता, जिसमें चीख रही हैं कई मासूम बेटियां न्याय की गुहार लगाती। मैं आज हूं तो लिख रही हूं इंसानी जमीर के बिक जाने का सच। मैं आज हूं तो लिख रही हूं इंसानी जमीर के बिक जाने का सच, जिसने निगल ली अनगिनत बच्चों की ली जिंदगियां उनकी सांसों का सौदा कर।
मैं आज हूं तो लिख रही हूं हजारों बेगुनाहों की हत्या का निर्मम इतिहास, मुजफ्फरनगर, गुजरात और कासगंज के खून से लथपथ खौफजदा चेहरों का सच। कल शायद जब नहीं रहूंगी मैं, कल शायद जब नहीं रहूंगी मैं, तब भी लिखेगा कोई अपने समय की कविता, अपने समय का खौफनाक इतिहास। तो ये एक कविता थी, मेरे समय की कविता। हाँ तो दोस्तों, कुछ कविताएं तो मैंने ये अभी आप लोगों के सामने यहाँ पढ़ी, जो मेरी इन दोनों संग्रहों से मैंने ली। एक कविता है बारूद। इस कविता का शीर्षक है बारूद। बारूद बनाने वाला सोच रहा है बारूद किसे बेचा जाए। बारूद बनाने वाला सोच रहा है बारूद किसे बेचा जाए। बारूद के ढेर के ऊपर बैठा आदमी सोच रहा है दुनिया को कैसे उड़ाया जाए। बारूद के ढेर के नीचे दबा आदमी सोच रहा है दुनिया को कैसे बचाया जाए। बारूद के ढेर के नीचे दबा आदमी सोच रहा है दुनिया को कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों, ये एक कविता थी। एक और कविता यहाँ मैं पढ़ना चाहूंगी। दरअसल कविताएं तो बहुत हैं और मैं सोच रही हूँ कि चलिए एक मेरी नदी कविता है दोस्तों, एकमात्र लंबी कविता, नदी कविता, उसका पाठ मैं यहाँ करती हूँ, शायद आप लोगों को पसंद आए। तो ये कविता है नदी। जी, इस कविता का शीर्षक है नदी। मैं नदी हूँ। जी चली नदी। मैं नदी हूँ, रोकने से कब किसी के मैं रुकी हूँ। बन के निश्चल धार जल की मैं बही हूँ। मैं नदी हूँ। जंगलों पर्वत शिखर को चीर कर मैं धरा की गर्विली पुत्री बनी हूँ। मैं नदी हूँ। मैं नहीं किसी देव के केशों से निकली। मैं नहीं किसी देव के केशों से निकली। मैं नहीं फूटी किसी के तीर से। मत बनाओ मुझे किसी तीरथ की देवी। कर सको शीतल करो मन मेरे निर्मल नीर से। मैं प्रकृति की सुता। मैं प्रकृति की सुता। मैं धरा की बालिका बनकर पली हूँ। मैं नदी हूँ। मैं किसी भी इष्ट के अधीन बनकर कब रही हूँ। मैं नदी हूँ। मैं हूँ गंगा मैं ही यमुना। मैं हूँ गंगा मैं ही यमुना। मैं सतलुज मैं नर्मदा। मैं ही रावी मैं ही झेलम। टेम्स वोल्गा और अमेजन, सब में बहता एक ही जल। मेरे ही तट पर बसे हैं शहर सारे। मेरे ही तट पर बसे हैं शहर सारे। मैं न जाति धर्म में बंद कर रही हूँ। आश्रय पाते हैं सब मेरे किनारे। मैं विषमता में भी समता की छवि हूँ। मैं विषमता में भी समता की छवि हूँ। देश और विदेश तक फैली हुई हूँ। कब किसी के हाथ से मैं ली हुई हूँ। मैं नदी। मैं बहा ले जाती हूँ दुख दर्द सारे। मैं बहा ले जाती हूँ दुख दर्द सारे। मैं चली हूँ बन गति तोड़े किनारे। बांधने से बंधनों में कब बंधी हूँ। बांधने से बंधनों में कब बंधी हूँ। बाढ़ बन तोड़ सारे बंधनों को। बाढ़ बन आगे बढ़ी हूँ। मैं नदी। मैं हूँ यौवन मैं ही सावन। मैं हूँ यौवन मैं ही सावन। मैं ही हूँ हर पर्व पावन। मैं ही ममता मैं समर्पण। मैं तेरे कर्मों की एकल साक्षी हूँ। मैं नदी। मैं हूँ सुर और मैं ही संगम। मैं हूँ सुर और मैं ही संगम। मैं हूँ जीवन मैं समागम। मैं ही अश्रुधार बनकर आंख से जग की बही हूँ। मैंने सींचा मन को सबके प्रेम प्रवाह मैं बनी हूँ। मैं नदी हूँ। मैं हूँ शक्ति मैं ही आशा। मैं हूँ शक्ति मैं ही आशा। मैं हूँ तो कैसी निराशा। मैं तेरे खेतों में बहती
शीत जल प्रवाहिनी हूँ, बांध जब मुझ पर बने तो दामिनी हूँ, जो करोगे प्रेम तो मैं रागिनी हूँ। झूठी मर्यादाओं में ना मैं बंधूंगी, परंपरा और संस्कृति के नाम पर ना मैं दबूंगी। मैं हूँ निश्चल धार, निश्चल ही बहूंगी, मैं निरंतर स्वच्छ जल बनकर बहूंगी, मैं नदी हूँ। संत और सूफी बसे मेरे किनारे, संत और सूफी बसे मेरे किनारे, प्रेम और विद्रोह का संदेश लेकर जो पधारे, उनके मस्तक की छुअन हूँ, उनके मस्तक की छुअन हूँ, उनकी वाणी की गवाह हूँ, उनके काव्य की सजग जलवाह, उनके काव्य की सजग जनवाहिनी हूँ, मैं नदी। बादलों ने मुझ पे निर्मल जल लुटाया, बादलों ने मुझ पे निर्मल जल लुटाया, पर कभी भूले ना अपना हक जताया। बांधने की भूल ना की खुद कभी पर्वत शिखर ने, बांधने की भूल ना की खुद कभी पर्वत शिखर ने, ना कभी रोके रुकी हूँ मैं किसी गांव शहर में। मैं किसी नर की बपोती भी नहीं हूँ, मैं किसी नर की बपोती भी नहीं हूँ, मैं खुद हूँ स्वामिनी स्वतंत्र चिर हूँ, मैं नदी हूँ। नित किए उपक्रम तुमने स्वार्थ हित को साध कर, नित किए उपक्रम तुमने स्वार्थ हित को साध कर, आहत प्रकृति को किया जन पर निशाना साध कर। इन आपदाओं के हो उत्तरदायी तुम ही, मैं नहीं हूँ, मैं नदी हूँ। मेधा के संघर्ष का आगाज हूँ मैं, मेधा के संघर्ष का आगाज हूँ मैं, शोषित पीड़ित जन की आवाज हूँ मैं, समता हेत संघर्ष का आह्लाद हूँ मैं। कब किसी शासक के आगे मैं झुकी हूँ, लेके जन का साथ मैं आगे बढ़ी हूँ, मैं नदी हूँ। गर कभी रोके तुम्हारे मैं कहीं रुक जाऊंगी, गर कभी रोके तुम्हारे मैं कहीं रुक जाऊंगी, तोड़ दूंगी दम वहीं सड़गल के ठहरा जल बनी, सूख जाऊंगी या फिर मिट जाऊंगी, मैं तुम्हारे काम की फिर क्या भला रह जाऊंगी। मेरा जीवन ही गति है, मेरा जीवन ही गति है, रुकना मेरा ध्येय नहीं है। मैं सागर का अंग, सागर ही से मैं मिलने चली हूँ, मैं नदी हूँ। तो दोस्तों शुक्रिया, ये कविता थी, लंबी कविता नदी इसका शीर्षक। तो आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। और इस तरह की कुछ एक कविताएं हैं जिनमें एक स्त्री तो इस तरह से हम अलग अलग तरह की कविताएं स्त्रियों की मनस मतलब जो भी अनुभूतियां हैं और प्रतीकात्मक रूप से किस तरह से प्रकृति के साथ जुड़कर मैंने इसको देखा, और ये कविता मैंने अभी यहाँ प्रस्तुत की। उसके बाद एक कविता, क्योंकि मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ी हूँ और दरअसल जातिवाद या संप्रदायवाद की जब हम बात करते हैं या धर्म धर्म को लेकर जब हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उसको बहुत आम तरीके से कह देते हैं कि नहीं नहीं, भेदभाव तो होता है, भेदभाव तो है सोसाइटी में। मैं भी कहती हूँ कि भेदभाव है, भेदभाव है, चाहे वो जाति के अगर हम जाति के स्तर पे देखें या धर्म के स्तर पर देखें, लिंग के स्तर पर देखें, वो भेदभाव आज भी सोसाइटी में है और उसकी घटनाएं रोज बरोज हम अपने आसपास घटती देखते हैं, उससे संबंधित घटनाएं। लेकिन उस भेदभाव, उस जातिवाद और उस लिंग भेद के बीच भी हम सब जो कुछ जागरूक लोग हैं वो लगातार इन कोशिशों में रहते हैं कि ना तो हमारे बीच का मैत्री भाव कभी टूटे, हम इन सारी जो जाति धर्म संप्रदाय से संबंधित जितने भी भेदभाव हैं उन सबको खारिज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और लगातार हम एकजुट होने की बात करते हैं, एक मंच पर आकर एकजुटता की बात करते हैं, आंदोलित होने की बात करते हैं, संघर्षरत होने की बात करते हैं। तो एक कविता, क्योंकि मैं जामिया से पढ़ी हूँ तो जामिया के बहुत सारे अनुभव मेरे रहे हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त, मैंने वहां ना कोई कभी किसी जातिवाद को फेस किया ना संप्रदायवाद को फेस किया, क्योंकि वहां जो एक माहौल था दोस्ताना माहौल, उसमें उसकी कुछ छोटी छोटी यादें हैं जो आज भी मुझे कहीं ना कहीं अंदर से गुदगुदा देती हैं।
तो वहीं की एक छोटी सी याद को मैं यहाँ, दो शख्स नाम से एक कविता है मेरी, और उस अनुभव को मैं यहाँ साझा कर रही हूँ। जामिया के प्रांगण में दो शख्स अक्सर बातें करते हैं। जामिया के प्रांगण में दो शख्स अक्सर बातें करते हैं। वे एक साथ दिखाई देते हैं और एक सी बातें करते हैं। रहन सहन वेशभूषा मिली जुली है। फिर वह कौन सी गांठ है जो अब तक नहीं खुली है? एक कहता है मैं हिंदू हूं या मुसलमान, क्या फर्क पड़ता है? एक कहता है मैं हिंदू हूं या मुसलमान, क्या फर्क पड़ता है? गरीब मैं भी हूं और तुम भी। मैं भी बंटवारे का शिकार हुआ और तुम भी। मैंने भी अपनों को खोया और तुमने भी। मैं भी अपने घर से जुदा हुआ और तुम भी। मैं भी यहाँ सफाई कर्मचारी हूँ और तुम भी। फिर हम दोनों में अलग क्या है? दूसरा गहरी ठंडी सांस भरता है। यह धर्म है जो हमें फिर भी अलग करता है। यह धर्म है जो हमें फिर भी अलग करता है। दोस्तों, ये एक कविता थी, दो शख्स, जो कि जामिया का एक छोटा सा अनुभव। और एक कविता, एक दलित स्त्री, एक वृद्ध दलित स्त्री। हमारे समाज का सबसे घिनौना जो सच है वो यही है कि आज भी हमारे समाज में मैला प्रथा जैसी प्रथाएं जो हैं वो लगातार चल रही हैं। सर पर मैला ढोने की प्रथा, जबकि सरकार बार बार ये दावा करती है कि समाज से मैला प्रथा जो है समाप्त हो गई है। लेकिन सफाई कर्मचारी आंदोलन के साथ जुड़कर जब मैंने इस बात पे शोध किया, रिसर्च किया, क्योंकि मेरा जो शोध का विषय था वो हिंदी दलित साहित्य में जनतांत्रिक मूल्यों का अध्ययन, मेरा पीएचडी का शोध विषय रहा। और उस दौरान तमाम दलित इश्यूज पर मैंने खुद से इसमें इन्वॉल्व होकर काम किया। तो उस दौरान मैं लगातार सफाई कर्मचारी आंदोलन के जरिए अलग अलग मोहल्लों बस्तियों में जाती थी, जहां हमारी दलित महिलाएं जो हैं वो तमाम सफाई के पेशों से जुड़ी हैं। और वहां मैंने एक 65 साल की वृद्धा अम्मा को देखा और उस पर मैंने एक कविता लिखी थी, अम्मा। देखो उन खाली निराश और पत्थर हो गई आंखों को और बताओ तुम्हारे लोकतंत्र की कौन सी तस्वीर उभरती है इनमें। जरा गौर से देखो उन खाली निराश पत्थर हो गई आंखों को और बताओ तुम्हारे लोकतंत्र की कौन सी तस्वीर उभरती है इनमें। गौर से निहारो वक्त के थपेड़ों से असमय ही बुढ़ी और जर्जर हो गई काया को, जो आज भी तुम्हारी व्यवस्था को मैले के रूप में ढोती है और एक बार में न जाने कितने आंसू रोती है। कभी सोचा है, कभी सोचा है, बरसों से खंडर हो गई इस देह से जुड़े कांधे कैसे उठा पाए चार चार संतानों के शवों का बोझ, जो एक एक कर चढ़ गई तुम्हारी व्यवस्था जनित भूख, बीमारी, गरीबी और बेकारी की बलि। अब भी क्यों नहीं कांपा तुम्हारा हृदय? क्यों नहीं आया कलेजा मुंह को? क्योंकि वह तुम्हारे गड़े हुए इतिहास की नायिका नहीं है। क्योंकि वह तुम्हारे गड़े हुए झूठे इतिहास की नायिका नहीं है। नहीं, वह तुम्हारे थोथे धर्म ग्रंथों की वरदायिनी माँ है। वह तो एक दलित स्त्री है जो इतिहास के पन्नों में और धर्म ग्रंथों में या तुम्हारे श्लोकों में नहीं मिलती। वह मिलती है दलित बस्ती में, मुंह अंधेरे, अपने दर्द को छिपाए, हाथ में झाड़ू और सिर पर टोकरी उठाए। तो दोस्तों, ये एक कविता थी जिसका शीर्षक था अम्मा। तो दोस्तों, क्योंकि बहुत समय हम लोगों ने एक साथ सभी कविताओं को पढ़ते और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हुए गुजारा, एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करते हुए गुजारा। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज अंबेडकर कारवां के इस मंच से कविताएं पाठ करते हुए। और इसके लिए मैं बहुत बहुत अंबेडकर कारवां मंच की शैली को और चंद्रशेखर जी को और तमाम लोग जो भी अंबेडकर कारवां से जुड़े हुए साथी हैं उन सब को विशेष आभार प्रकट करती हूँ। और मैं पूनम तुशामड़ आप सबके बीच, आशा है आप सबको ये कविताएं पसंद आई होंगी और हम आगे भी लगातार अपने विचारों के माध्यम तमाम मंचों से, तमाम प्लेटफॉर्म से हम लोग एक साथ जुड़ते रहेंगे।
और सामाजिक जो भी हमारे उत्तरदायित्व हैं उनको निर्वाह करने के लिए भी हम एक साथ आएंगे, अपने संघर्षों में एकजुट होंगे। तो आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय और इंकलाब जिंदाबाद। हम सब एक प्रगतिशील विचारों के जो जो लोग हैं एकजुट होते हैं तमाम मंचों से, और आशा करती हूँ आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लाल सलाम, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। चलिए।